मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको पता है, पिछले सेशन में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन को फिनिश कर दिया था। उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो या आपका नीट हो या जेई हो, उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं। अब आइए आज के सेशन में उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा और क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करने आना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक बार ट्राई करिए और देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। इसके बाद मैं सॉल्व करा रहा हूँ, वहाँ से आप मिलाइए और जो मिस्टेक्स हो रही है उन सबको नोट करके रखिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। तो चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कह रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास, व्हाट विल बी द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे। देखो यार, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट देखा होगा तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, आराम से कर लोगे। तो चलो समझते हैं हो क्या रहा है। देखो, मैं हर क्वेश्चन को एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए शांति से समझिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ये अपना अर्थ है, ठीक। अभी इसकी रेडियस कितनी है? अर्थ की मान देते हैं आर। अभी जब ये घूम रहा है तो टाइम पीरियड एक कंप्लीट चक्कर मारने में कितना घंटे देता है? 24 घंटे। और इस सेंटर के अबाउट अर्थ तो रोटेट हो रही है, मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक। एक कंडीशन है हमारा वन। अबे हमको बोल रहा है कि अगर इस अर्थ के रेडियस को, जो हमारा अर्थ है, इसके रेडियस को आर बाई टू कर दे। अगर आर बाई टू कर दें तो हमारा टाइम पीरियड, अभी जो 24 घंटे का दिन होता है, वो हमारा कितना होगा, यही पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पे कम कर दिए हैं तो किस स्पीड से घूमेगा? ओमेगा डेक्स से। समझ में आया कि नहीं? जब रेडियस कम कर दिए भी इक्वल टू आर ओमेगा तो एंगुलर स्पीड पे भी आपके चेंज आएगा कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हमारा अर्थ कैलकुलेशन के लिए हम उसको क्या एज्यूम करते हैं? उसको स्पेयर एज्यूम करते हैं कि वो हमारा सॉलिड स्पेयर के शेप में है, ठीक है। अब दोनों केस में हमारा क्या रह रहा है? जो मास फर्स्ट केस में है वही मास सेकंड केस में है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट का क्राइटेरिया लेते हैं, जो अभी 24 घंटे का दिन हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ क्या होगा? इसको हम L1 मान लेते हैं। L1 इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा। यही तो होता था, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। और स्पेयर का आई एस, स्पेयर का कितना होता है? सॉलिड स्पेयर 2/5 mr²। मैंने एक आपको टेबल दिया था, उसको आप याद कर देना। अगर नहीं याद करोगे तो डिराइव करने में आपका काफ़ी टाइम जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि 10 से 12 ही स्टैंडर्ड हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यू रिपीट होते हैं। उन सब ज्योमेट्रिकल शेप के तो आप याद ही रखिए। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। आई वन, अभी हम पहला केस लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/5, मास को m लिए हैं, रेडियस अभी क्या है? आर, आर स्क्वायर ओमेगा। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है तो बोलो। अब न्यू एंगुलर मोमेंटम, जब हम रेडियस चेंज करके आर बाई टू कर दिए, न्यू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या अब होगा? आई टू ओमेगा टू, यही होगा ना न्यू एंगुलर मोमेंटम। तो चलो वैल्यू उसके भी पुट करते हैं। जब उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, L2 टू इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5, मास तो सेम है। अब रेडियस क्या हो गई है? आर बाई टू हो गई है, आर बाई टू का स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो। अब आप देखो, जब इस अर्थ पे कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या कंडीशन था? अगर किसी बॉडी पर
कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है या जो टार्क का समेशन है वो जीरो आता है, तो वहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले और दूसरे केस में कोई भी टार्क नहीं लग रहा है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आराम से लगा सकते हैं। लिख दूं कि आप लिख लोगे इफ एक्सटर्नल टार्क जीरो। यहाँ पे एक्सटर्नल टार्क कुछ है? कुछ नहीं है। इफ एक्सटर्नल टार्क, इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। तो हम क्या कर सकते हैं? देन जो हमारी एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगी। देखो कॉन्सेप्ट को सीख लेना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आए हैं और इस साल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। समझ में आया कि नहीं? जितने भी क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ वो सब एकदम कॉन्सेप्चुअल है। अगर वो सबको आप खुद से सॉल्व करना शुरू कर दिए तो आप देखना पी वाई क्यू का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? L1 इक्वल टू L2। L1 की वैल्यू है 2/5m r² इंटू ओमेगा, और L2 की वैल्यू कितनी है? 2/5m, और r/2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा r²/4 इंटू एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डेक्स। ठीक, यहाँ से देखो 2/5m r², 2/5m r² कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डेक्स/4। अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड के टर्म में 2π/t। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2π/t इक्वल टू 2π/t डेक्स, और इसके डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से देखो 2π से 2π कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर t डेक्स की वैल्यू हमें चाहिए न्यू टाइम पीरियड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी t/4, और टाइम पीरियड कितना है अभी अर्थ का? 24 आवर, 24/4 आवर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नया टाइम पीरियड जो हमारा निकल के आएगा 4×6=24। तो दिन कितने घंटे का होगा? 6 घंटे का होगा। अगर हम अर्थ के रेडियस को आधा कर दें तो जो हमारा 24 घंटे का दिन रात मिला के होता है वो हमारा कितने का हो जाएगा? 6 घंटे का। समझ में आया कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। देखो मेरा मेन मोटो है आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। चलो अब अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। देखो ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है? अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F acts on the sphere at its center. Coefficient of friction between ground and sphere is mu. What is maximum value of F for which there is no slipping? अगर कोई स्लिपिंग नहीं है तो कौन सा केस है? प्योर रोलिंग का केस है। वहां पे मैंने आपको पूरा डिटेल में प्योर रोलिंग, रोलिंग क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन, जितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया है। तो चलो इसको समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये बोल रहा है कि कोई हमारा एक स्पेयर है, ठीक, सॉलिड स्पेयर। ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं किसी ग्राउंड या जिस पे भी एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। अब इसके सेंटर पर देखो, सेंटर पर, स्पेयर के सेंटर पर एक फोर्स लग रहा है F, ठीक, और जो इस सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो F की हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू लगाएं कि ये ब्लॉक जो है हमारा कोई भी स्लिपिंग ना हो, मतलब प्योर रोलिंग हो। समझ में आया कि नहीं? तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो जब इस पे फोर्स F लगाए, इस डायरेक्शन में एक आपका क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा A। और देखो जब हम इस ब्लॉक को आगे खींचेंगे तो फ्रिक्शन हमारा किधर आएगा? फ्रिक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। फ्रिक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर इसका रेडियस हम r दे दें, ठीक, अगर इसका रेडियस हम r दे दें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिलके क्या बनाएगा? टार्क। तो ये इसके अबाउट घुमाने की कोशिश करेगा कि नहीं? जो प्योर रोलिंग होगी, और जब घूमेगी तो किस एक्सेलरेशन से घूमेगी? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूमेगी। समझ में आया टार्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका अप्रोच मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, उसको एक एक करके लगाते हैं।
अब देखो जब ये प्योर रोलिंग हो रहा है तो एक कंडीशन हम और बना देते हैं इसका। एक मिनट, कलर वही देते हैं, नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि स्पेयर ही चेंज कर दिए, तो हम वही स्पेयर देते हैं। अगर ये प्योर रोलिंग हो रहा है तो अगर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है तो पी पे हमारा कोई स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन एज इट ट्रांसलेशनल हो जाएगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण जो आएगा वो कितना निकल के आएगा, अगर रेडियस आर है तो आर अल्फा यही आएगा ना। और ओमेगा एंगुलर स्पीड से मान लेते हैं घुमा रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं ये दोनों कंडीशंस? अब कुछ नहीं है यार, एक बार रोटेशनल मोशन का इक्वेशन लगाना, एक बार ट्रांसलेशन का, सारा वैल्यू अपना निकल के आ जाएगा। तो चलो पहले ट्रांसलेशन का लगाते हैं। फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मोशन अभी एज्यूम कर रहे हैं स्पेयर का। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, नेट फोर्स एक तो आपका एफ लग रहा है जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, और एक फ्रिक्शन फोर्स एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अगला लेते हैं रोटेशन। फॉर रोटेशन, यहाँ पे हमारा क्या आएगा रोटेशन में, टार्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। और ये स्पेयर है, स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड स्पेयर का, अगर कुछ नहीं बोला है तो सॉलिड देंगे, 2/5 mr²। ठीक, तो चलो अब देखो टार्क यहाँ कौन प्रोड्यूस करेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो तो सेंटर से पास हो रहा है, इसके कारण कोई टार्क नहीं आएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही हमारा यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस करेगा। तो चलो लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल टू आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/5 m, अगर इसका मास हम m मान दें, mr² इंटू अल्फा। अब देखो यहाँ से एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इक्वल टू मैं ए बाई आर लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बाई आर कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू, एक प्योर रोलिंग का केस है। ठीक, तो चलो इसको और सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे आर से आर कैंसिल और ए आर से ए आर कैंसिल, मीन्स एफ इक्वल टू 2/5 ma आया। हमारा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर हमसे पूछा होता एफ इक्वल टू 2/5 ma, हमने निकाल दिया। अब फ्रिक्शन फोर्स को इक्वेशन 1 में रखते हैं, वो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। पुट एफ इन इक्वेशन 1। देखो यार मैं हर चीज को एकदम बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। एफ की वैल्यू आई है 2/5 ma इक्वल टू एम ए। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे एफ इक्वल टू एम ए प्लस 2/5 ma, ये हमारा कितना हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7/5 ma। ये हमारा आया कैपिटल एफ की वैल्यू। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम कितना लग सकता है, न कि हमारा कितना, जितना ये स्लिप ना हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हेल जिससे स्लिपिंग ना हो, तो हमें वो लगाना है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो बताओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम एफ और फ्रिक्शन फोर्स और जो फोर्स लग रहा है उसमें एक रिलेशंस बनाते हैं। एफ की वैल्यू यहाँ क्या आई है, एम ए। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमारा एफ इक्वल टू आया है, कितना आया है, एफ इक्वल टू 2/5 ma, 2/5 ma। यहाँ से अगर हमें एफ की केवल एम ए को मैं एक साइड कर दूँ, एम ए इक्वल टू कितना आएगा 5/2f। अब इस 7 इसकी जगह एम ए की जगह पुट एम ए इन, अगर इसको हम इक्वेशन 2 मान दें तो पुट एम ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम एम ए की वैल्यू रखेंगे, एफ इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7/5, और एम ए की वैल्यू कितनी आई है 5/2 इंटू एफ। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो गया, जो हमारा एफ की वैल्यू आई है ये फ्रिक्शन फोर्स के टर्म में कितना आई है, ये हमारा अगर यहाँ से सॉरी यहाँ से हम अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे आएगा 7/2f, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स के टर्म में निकालेंगे तो 2/7f। ये हम क्यों निकाल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको स्लिप नहीं होने देगा। वो f का 2/7 चाहिए, ये हमारा f रिक्वायर्ड है। अब फ्रिक्शन का हम कंडीशंस लगाते हैं। ठीक,
तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से क्या होना चाहिए, जो लिमिटिंग होता था उससे कम होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसके सरफेस पे दें तो क्या आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन एन आएगा, अगर इसका मास है तो ए आएगा एम जी। एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है म्यू एन, और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एम जी। तो चलो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, एफ रिक्वायर्ड हमारा कितना है, 2/7 एफ। एफ के टर्म में पूछा है ना, इसलिए हमने कन्वर्ट किया, 2/7 एफ लेस देन इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, म्यू एम जी। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था जब मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन रोलिंग दिखा रहा था आपको। अब यहाँ पे देखो हमें एफ की वैल्यू चाहिए, तो एफ लेस देन हमारा 7/2, इधर अगर डिवाइड करेंगे तो 7/2 म्यू एम जी। ये हमारा इतना मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो हमारा ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं करेगा, वो केवल प्योर रोलिंग करेगा। समझ में आया कि नहीं, ये रहा आंसर। देखो मेन कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछे कैसे अप्लाई करना है, एक बार अगर आप लोगों ने सीख लिया तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सबसे पहले रीड करते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस एफ की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया है। देखो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्यों बार बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर रोटेशनल मोशन से क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलो इसको रीड करते हैं और जो जो दिया है समझते हैं। A tangential force F acts at the top of a thin spherical shell of mass m and radius r. Find the acceleration of the shell if it rolls without slipping. Rolls without slipping मतलब प्योर रोलिंग का केस है। समझ में आया कि नहीं, तो चलो इसको बनाते हैं। ये हमारा एक थीन स्पेरिकल सेल है, सेल है याद रखना, स्पेयर नहीं है, ठीक। ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक हमारा फोर्स लग रहा है एफ, ठीक। और क्या दिया है, इसका मास एम है और इसका रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा आर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन बताना है जब ये रोल्स विदाउट स्लिप करे। यहाँ तक हमें डेटा दे दिया है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जब यहाँ पे एक फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन ए आएगा, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा उसका हमको आइडिया नहीं है, तो हम किसी भी एक डायरेक्शन में मान देते हैं। मान देता हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अगर निगेटिव आएगा तो हम वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक। आप किसी भी डायरेक्शन में कैलकुलेशन के लिए मान सकते हो, इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी नोट करवाया था। मान लेता हूँ हमारा फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप बताओ, जब ये फोर्स इंटू रेडियस मिलके क्या बनाएगा, एक टार्क, और किस डायरेक्शन में घुमाएगा, इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, सॉरी, अगर ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है तो ये हमारा किधर घुमाने की कोशिश करेगा, इसको हमारा नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल एफ है वो यहाँ पे ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, तभी तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घुमाएगा, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब आप ध्यान से बताइए, जब ये केस हो रहा है, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग प्योर रोलिंग है तो यहाँ पे एक आपका आएगा ये लीनियर एक्सेलरेशन एज इट ट्रांसफर हो जाएगा, और अल्फा के कारण अगर उसका हम लीनियर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, आर अल्फा। फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग ए इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा। बस सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, एक बार रोटेशन लगा दो, एक बार ट्रांसलेशन लगा दो, सारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी को रख के अरेंज करना है, तो चलो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन के लिए लगाते हैं। फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, अभी भूल जाओ कि रोल कर रहा है। अगर हम ट्रांसलेशन के कारण लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, एक फोर्स हमारा एफ लग रहा है,
फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ इक्वल टू एम ए। ठीक, ये इसको हम मान देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर रोटेशन, रोटेशन के कारण टार्क इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा। अब देखो दो डायरेक्शन में फोर्स है, फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा और ये नीचे की तरफ, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। आप डायमेंशंस बिल्कुल मत रटना, किसी भी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेना और किसी भी एक डायरेक्शन में निगेटिव, आप देखना आंसर सेम आएगा। तो चलो हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन में जो हमारा टार्क है निगेटिव। तो फोर्स से जो कैपिटल एफ है नीचे की तरफ लेके आएगा एफ इंटू आर माइनस एफ इंटू आर। अब ये थीन स्पेरिकल सेल है, थीन स्पेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आई सेल का, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, वहां पे आप जाके देखना। आई सेल का होता है 2/3, इसको नीचे लिखते हैं, नीचे जगह है। जो हमारा सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये हमारा क्या है, सेल है, स्पेरिकल सेल। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये आएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। तो चलो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 2/3 एम आर स्क्वायर। और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, A/R, ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप बताइए। अब चलो इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो आर आर कॉमन निकालेंगे, कटेगा और इधर से आर कैंसिल हो जाएगा। एफ माइनस एफ इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 2/3 एम ए। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर से एक आर, एक कैंसिल मारेगा, एक आर नीचे वाला। अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो चलो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, देखो 1 और 2 को, तो फ्रिक्शन फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, F प्लस एफ, ये हमारा हो जाएगा 2F इक्वल टू एम ए। और इधर क्या आएगा, 2/3 एम ए। समझ में आया कि नहीं। अब एलसीएम लेते हैं, 2F इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 5 एम ए। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ से अगर हम ए निकालेंगे आएगा 6/5 F/m। यही निकल के आएगा कि नहीं। देखो कितना इजीली हमसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा था, सीधा सा दो इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व किया और हमसे जो लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा था 6/5 F/m हमने निकाल लिया। अगर आपका ये आंसर आया तो बहुत ही अच्छा, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर नहीं आया है, गलती हो रही है, तो जाइए कॉन्सेप्ट को फिर से सीखिए, अभी टाइम है एग्जाम में, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो आप देखोगे फिर से आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। जो लोग ड्रॉपर होंगे वो इस चीज को भली भांति समझते होंगे कि एग्जाम में 95% आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी के पीछे मत भागिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, A solid cylinder of mass m and radius r starts rolling down an inclined plane of inclination theta. Friction is enough to prevent slipping. Enough to prevent slipping. देखो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस। इसका मतलब होता था, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी होती थी उसको लगा सकते हो, और ये आपका प्योर रोलिंग हो रहा था। Find the speed of its center of mass when its center of mass has fallen a height h। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोल रहा है हम ड्रॉ करते हैं, देखना आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। ये कितना एंगल है, थीटा। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक हमारा सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल बना देते हैं। ठीक, अब ये यहाँ से रोल करना चालू हुआ, ये यहाँ पे आ जाता है कुछ नीचे, जिसकी हाइट है h। ठीक, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी आई है, कंडीशन 1 है, यहाँ से चला है, इसकी हाइट है 2। जब यहाँ पे पहुंचा है
तब हमसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पूछ रहा है। और यहाँ पे जब चला है तो इनिशियल वेलोसिटी केवल रखा हुआ था, हमारा 0 है। और ये इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे आया है, यहाँ से यहाँ h हाइट पे नीचे आया है। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन में कह क्या रहा है? जो ये बोल रहा था वो पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया। और जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो इनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग, अगर हमारा फ्रिक्शन सफिशियंट है, फ्रिक्शन सफिशियंट है स्लिपिंग ना होने दे, तो क्या हम वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब चलो समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या एनर्जी है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आए हैं, आप PYQ उठा के देखना। इनफ टू प्रिवेंट स्लीपिंग, इनफ टू प्रिवेंट स्लीपिंग, तो हमारा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। ठीक, अब चलो दोनों पॉइंट पे एनर्जी समझते हैं। पॉइंट 1 पे हमारा क्या है, देखो ये h हाइट पे रखा हुआ, कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है। यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी ही केवल अवेलेबल है। जो पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे रखी है तो कितना होता है? mgh। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हमारा फ्रिक्शन सफिशियंट है कि ये इसको स्लिपिंग ना करे, तो देखो अगर इसका रेडियस r है और ये फ्रिक्शन फोर्स मिलके क्या बनाएगा? एक टार्क बनाएगा। अब 2 पे क्या होगा? अगर इस पॉइंट पे हम मान लें कि आके रुक गया, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। और जो काइनेटिक एनर्जी हमारा एक आएगा, ये आएगा एक हमारा ट्रांसलेशन के कारण, और एक हमारा आएगा काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के कारण। समझ में आया कि नहीं दोनों कैसे आ रहे हैं? आई होप आपको आग समझ में आ गया होगा। एक तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोल कर रहा है, मतलब घूम रहा है, और एक नीचे आ रहा है, तो दो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब चलो एक एक करके लिखते हैं। एनर्जी एट पॉइंट वन पर एनर्जी कितनी है? एनर्जी एट पॉइंट वन, तो पॉइंट 1 पे हमारी कितनी है? केवल पोटेंशियल एनर्जी है mgh। इसी तरह एनर्जी एट पॉइंट 2 पे लिखते हैं। एनर्जी एट पॉइंट टू पे हमारी एनर्जी कितनी है? पॉइंट 2 पे हमारी एनर्जी है, एक तो है पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी 2 का सम आ रहा है। एक है आपका क्या है? रोटेशन के कारण, और एक ट्रांसलेशन के कारण। तो चलो पहले ट्रांसलेशन का देखते हैं। हाफ एम वी, स्पीड हमसे सेंटर ऑफ मास का पूछा है, प्लस अब इसका क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब सिलेंडर का आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका होता है mr²/2। इसको आप याद रखना। देखो जो स्टैंडर्ड है, जो मैंने चार्ट दिया था उसको आप याद रखना। चलो, और अब क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? v सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई r। इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं ताकि E2 हमें मिले। तो E2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा हाफ m v सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू क्या है? mr²/2, और ओमेगा स्क्वायर मतलब v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाफ एम भी यहाँ 1/4 और यहाँ 1/2 आ जाएगा। यही आएगा ना जब इसको हम सम करेंगे। इसको फिर से कितने? E/2 इक्वल टू m v सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा हाफ, इधर बचेगा 1/4। ठीक, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो E2 इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 3/4 m v का होल स्क्वायर। ये हमारा 2 पे आया। अब अगर हमारा कंजर्व एनर्जी कंजर्व है तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं? E1 इक्वल टू E2। ये कहाँ से हमने लिखा है? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रिक्शन फोर्स है, फिर भी हम कंजर्वेशन एनर्जी कैसे लगाते हैं, इसका कारण पूरा डिटेल में बताया था। यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो सकती थी। आप जाके वो लेक्चर देखिए, डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं। mgh इक्वल टू 3/4 m
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर, यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का चाहिए, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा 4/3 mg, m से m कैंसिल हो गया है, अब बचा ग्रेविटी g इंटू एच। तो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया, अगर हमको h की वैल्यू दिया होता यहाँ पुट कर देते, न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाता। सारे क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है कि ताकि कैसा भी पूछे, कुछ भी डेटा दे आप उसको आसानी से कर सको, कुछ भी डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आप मूव करिए, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में कई बार पूछे गए हैं और इस टाइप के अब तो नीट में भी पूछे जाने लगे हैं। अभी वहाँ पे डेटा नहीं देता, फ्रिक्शन की डायरेक्शन या इजी ही कैलकुलेशन करवाता है। तो वीडियो को पॉज करिए और आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे डिटेल में। आई होप आपने ट्राई कर लिया, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है। चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसमें कह क्या रहा है, अ मैन पुशेस अ सिलेंडर ऑफ मास 2m, एक सिलेंडर है जिसका मास 2m है, विथ द हेल्प ऑफ अ प्लैंक, एक प्लैंक रखा हुआ है जिसके हेल्प से इस मास को पुश कर रहा है, और इसका मास कितना है, प्लैंक का m है दिया हुआ है। देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी कांटेक्ट, देखो कांटेक्ट कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे कांटेक्ट है और एक यहाँ पे कांटेक्ट है, इसको हम Q मान देते हैं और ऊपर वाले को P मान देते हैं जस्ट। तो दोनों पॉइंट पे कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। द होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन इज F, आदमी के द्वारा F फोर्स अप्लाइड हो रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, आपसे क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन आपको एक प्लैंक का बताना है कितना होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर के इसके सेंटर पर अगर लगेगा एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, ये दोनों आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक सिलेंडर है उस पर एक प्लैंक रखा हुआ है, सिलेंडर का मास 2m है, प्लैंक का m है, प्लैंक पे F फोर्स लगा के इसको रोल कराया जा रहा है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। आपसे पूछ रहा है कि सिलेंडर किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा और हमारा प्लैंक किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो इसका हम एनालिसिस करते हैं एक एक करके, ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। जब इस प्लैंक को हम F फोर्स से आगे खींच रहे हैं, तो इस सरफेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन किधर आएगा, इस सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, इसको नाम दे दूं F1। और अगर हमारा ये जो सिलेंडर है प्लैंक पे F1 लगा रहा है, तो प्लैंक सिलेंडर पर F1 अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वहां पे लिखेंगे। और जो हमारा F2 है, अब देखो F के कारण हमारा सिलेंडर किधर जाने की कोशिश करेगा, जब ये घूमेगा, ये Q पॉइंट जो है ये हमारा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से फ्रिक्शन हमारा किधर आएगा, यहाँ से फ्रिक्शन जो हमारा आएगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। पहले बताओ फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं, किधर कैसे लगेंगे, अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, एक बार आप समझ लिए, जितना हमने अभी तक सीखा है उन्हीं सबका एप्लीकेशन है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाते हैं, एफ बी डी ऑफ प्लैंक। फ्री बॉडी डायग्राम पता है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मैंने बताया था, जितने फोर्स लग रहे हैं सबको आप दिखा दो। तो चलो प्लैंक को लेते हैं, ये रहा हमारा प्लैंक, इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ, और इसका एक्सेलरेशन हमने माना है प्लैंक है तो ए पी, और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है F1, और कुछ लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा है, यही लग रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स F। अब आप यहाँ पे एक समझने वाली पॉइंट है, ये देखो अगर कोई भी सरफेस मूव नहीं कर रहा है तो प्योर रोलिंग का अगर कोई स्लिपिंग नहीं है, अगर हम P है Q है और अंदर एक R पॉइंट ले लूं, तो जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन P की होगी वही एक्सेलरेशन या वेलोसिटी R की होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ मैं R दे दूं, कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो चलो अगला हम बनाते हैं सिलेंडर का, तब चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। F फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर,
इसका इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखिए, क्योंकि बहुत लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम भी अभी नहीं, अच्छे से सीख लीजिए। अगर फ्री बॉडी आपने सही से बना दिया तो क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो सेंटर पे हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है ए सी, इसको हम मान लेते हैं ए लग रहा है, ठीक, जो पूछा जा रहा है। इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स है। अगर ये पीछे की तरफ क्यू पॉइंट हमारा जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की डायरेक्शन में आएगा। अब आप बताओ, अगर सिलेंडर ने प्लैंक पे F1 लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लैंक भी तो सिलेंडर पर सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी कि नहीं? बिल्कुल लगाएगी। ये हमारा लगाया F1। फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं, किस पे कैसे फोर्स लग रहे हैं? अब इसके कारण क्या जनरेट होगा? F1 F2 के कारण टार्क होगा, जिसके कारण ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, या जहां पर आपका फिक्स है, ठीक। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग। स्लिपिंग का केस क्या था? जब हम एक प्लेटफार्म भी अपना मूव करता था, वो कॉन्सेप्ट याद है ना? तो यहाँ प्लैंक को आप प्लेटफार्म ही समझिए, टॉप को लेते हैं। अगर हमारा एक्सेलरेशन जो पी का है, वही एक्सेलरेशन हमारा किसका होना चाहिए? आर पॉइंट का होना चाहिए कि नहीं? तभी तो रिलेटिव मोशन उनके बीच कुछ नहीं होगा। अगर रिलेटिव मोशन हुआ तो मतलब वो स्लिप कर जाएंगे, एक कंडीशन। तो चलो हम पहले निकालते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है। अगर ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है, तो पी पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा, ये आप हमें बताइए। पी पॉइंट पे अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? कितना निकल के आएगा? आर अल्फा, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में हमारा कौन सा एक्सेलरेशन है? इसी डायरेक्शन में हमारा ए भी है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ पी लिखना हो, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेलरेशन ऑफ पी लिखना हो तो एक्सेलरेशन सेंटर का जो ये घूम रहा है सी प्लस आर अल्फा, और यहाँ पे आर अल्फा की वैल्यू ए के बराबर है और इसकी भी वैल्यू ए के बराबर है। अगला स्लाइड ऐड करते हैं। ए पी इक्वल टू ए प्लस ए, यहाँ से जो हमारा प्लैंक आया वो सिलेंडर का 2 टाइम्स निकल के आया है। ए हमने किसका माना है? सिलेंडर का, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी। एक रिलेशन हमें पता चल गया कि अगर हम आरा सिलेंडर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो प्लैंक उसके डबल एक्सेलरेशन से जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे ही ये समझ में आया, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। आराम से एक एक का लेके हम एनालिसिस करेंगे और आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले लगाते हैं फार ट्रांसलेशन। इसमें यही इंपॉर्टेंट था, ए एक्सेलरेशन निकालना। यहाँ पे भी कोई रिलेटिव नहीं हो रहा है तो क्यू का कितना आना चाहिए? 0। यहाँ पे एक दूसरे के रिलेशन में कितना होना चाहिए? अगर कोई स्लिपिंग नहीं है तो 0। मैंने इक्वल करके 2AP आया है। अगर कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए तो उसके डबल एक्सेलरेशन से मूव होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी नीट में पूछा गया है, या फिर से पूछे जाने की चांसेस हैं। कुछ डेटा दे देगा, एक्सेलरेशन इसका दे देगा और इसका पूछ देगा, तो कैसे निकालना है समझ में आ गया कि नहीं? अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेगा तो आपको कुछ नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो उसी पॉइंट के उसी डायरेक्शन में आर अल्फा करके लगा के ऐड कर वेक्टर सम ले लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम किस केस को लेते हैं? फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। ये पहले हम किसके लिए लगाते हैं? प्लैंक। प्लैंक को देखो, प्लैंक पे हमारा एफ समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए किस डायरेक्शन में है? एपी के डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम एफ माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए पी लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सिलेंडर के लिए क्या आएगा? सिलेंडर के लिए जब हम लिखेंगे तो सिलेंडर पे कितने फोर्स हैं? 2 फोर्स हैं, F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 इक्वल टू सिलेंडर का मास कितना है? 2m, और उसका एक्सेलरेशन है AC। ठीक है, इसको हमने ये माना है, आगे वो कर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं? अब अगला हम लेते हैं रोटेशन के लिए, फार रोटेशन।
अगर ये हमारा रोटेशन कौन कर रहा है, सिलेंडर रोटेट कर रहा है, प्लैंक थोड़ी कर रहा है। ये सिलेंडर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो टार्क इक्वल टू क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो टार्क इक्वल टू हमारा क्या आएगा, आई अल्फा। देखो टार्क के डायरेक्शन में आप रट्टा बिल्कुल मत मारिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना और एक डायरेक्शन को निगेटिव। F1 के कारण आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, तो टार्क किधर आएगी, इधर। इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और इस डायरेक्शन को निगेटिव, ठीक। तो यहाँ से टार्क अगर हम लिखेंगे तो F1, अगर रेडियस इसकी R है तो F1R माइनस F2R। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² 2, mr² 2 इंटू अल्फा। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पे अब हम F1 माइनस F2, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, क्या निकल के आया, mr∝/2। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहा है, ए सी इक्वल टू हम क्या, आर अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, ए सी के बराबर होती है कि नहीं, ए सी इक्वल टू आर अल्फा इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से आर अल्फा की वैल्यू उतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, F1 माइनस F2 इक्वल टू एम ए सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को, F माइनस एफ इधर एम ए पी, तो अगर हम इन दोनों को ऐड या सम करें तो हमें एक डेटा मिल सकता है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन हम किसको किसको ऐड करें, चलो हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऐड 1 प्लस 2, तो 1 और 2 को आप देखो, सॉरी 2 और 3 को ऐड करना है, F1 प्लस F2 इक्वल टू एम ए सी, और यहाँ F1 माइनस F2 इक्वल टू एम ए सी बाई 2, तो 2 प्लस 3। इसको जब हम ऐड करेंगे तो F1 से F1 हमारा वही रहेगा और F ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, F2 इधर निकल के आएगा 2F1। समझ में आया कि नहीं। देखो F1 यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं दिया, पहले मैं सोचा 1 को लूँ, लेकिन वेरिएबल ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। हमें ऐसा इक्वेशन चूज करना जिसमें हमारा कोई एक टर्म गायब हो जाए और हमें सोल्यूशंस मिल जाए। तो देखो दूसरा और तीसरा को, F1 है, F1 F2 है, यहाँ भी F1 F2 है, तो हम आसानी से अगर ऐड करेंगे तो F2 हमारा कट जाएगा। 2F1 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना है 2m AC, 2m AC प्लस m बाई 2 AC। जब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 बाई 2 m AC। यहाँ से हमें F1 की वैल्यू चाहिए, अगर हम F1 की वैल्यू निकालेंगे, ए निकल के आएगा 5 बाई 4 m AC। अगर हमसे फ्रिक्शन फोर्स F1 जो ऊपर लग रहा है उसकी वैल्यू पूछता है AC की वैल्यू देके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते आसानी से निकल आता। अगर इसी को हमें प्लैंक एक्सेलरेशन देके पूछता, देखो क्वेश्चन में वो न्यूमेरिक डेटा देगा, एक कैसे कैसे सॉल्व करना, वो सारा चीज मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर यही F1 आपको प्लैंक एक्सेलरेशन देता, तो एक्सेलरेशन इसका कितना है प्लैंक का, 5 बाई 4 m ए, इसका आ जाएगा ए पी बाई 2, यही आएगा ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा F1, अगला स्लाइड ऐड कर देते हैं, F1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 बाई 8 एम ए पी। अगर प्लैंक का एक्सेलरेशन दिया रहेगा ए आएगा, और अगर हमारा सिलेंडर का एक्सेलरेशन दिया रहेगा 5 बाई 4 एम ए सी। फ्रिक्शन फोर्स F1 की वैल्यू, अब जैसे ही हमें F1 की वैल्यू पता चली, तो हमें अगर कैपिटल F निकालना है, देखो कैपिटल F की वैल्यू 2mg दिया हुआ है, तो उसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन 1, क्योंकि F1 ये है ना, सॉरी यहाँ F1 कर लेना। F1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट F1 इन इक्वेशन 2, सॉरी इन इक्वेशन 1। जब यहाँ पे हम डालेंगे F बाई 5 बाई 8, कितना आया है, ए पी को लेते हैं ना, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हमारा ए पी है, तो एक्सेलरेशन आप प्लैंक का ही लेते हैं, 5 बाई 8 एम ए पी इक्वल टू हमारा है एम ए पी, इधर माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एफ इक्वल टू हमारा आ जाएगा एम ए पी प्लस
5/8 m acceleration ऑफ प्लैंक। जब इसका हम एलसीएम लेंगे 8 + 5 कितना आ जाएगा 13 मास इंटू acceleration ऑफ प्लैंक डिवाइडेड बाई 8। अब देखो F की वैल्यू कितना दिया हुआ है, गिवन F इक्वल टू 2mg, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2mg, तो F की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 2mg इक्वल टू 13/8 MAP। यहाँ से m कैंसिल हो गया, हमें acceleration ऑफ प्लैंक चाहिए। acceleration ऑफ प्लैंक जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16/13 इंटू जी। अगर हमें g के टर्म में निकालना रहे तो a आएगा। अगर मानो g की वैल्यू हम 10 ले लें तो कितना आएगा, तब हम रखते हैं AP इक्वल टू 16/13 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे 160/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लैंक का एक्सेलरेशन आ गया। सिलेंडर का एक्सेलरेशन पूछा था, सिलेंडर का एक्सेलरेशन कितना था AP/2। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे 160/13 इंटू 2 तो ये कितना हमारा निकल के आएगा 18/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। देखो यार कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल लेना, फोर्स जिधर लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसके बाद इस पॉइंट पर अगर रिलेटिव मोशन ना हो तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए, दोनों का रिलेशन निकाल लेना। प्लैंक और सिलेंडर का क्या एक्सेलरेशन, उनके बीच क्या रिलेशन है। इसके बाद हमने ट्रांसलेशन का केस लगाया। ट्रांसलेशन एक बार प्लैंक के लिए लगाया, ठीक है। प्लैंक के लिए हमारा F माइनस F1 इक्वल टू MAP, सिलेंडर के लिए F1 प्लस F2 इक्वल टू 2MAC। यहाँ हमने रोटेशन का केस लगाया, दोनों को सॉल्व किया, फिर इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड किया तो हमें F1 मिल गया। उसको हमने एक्सेलरेशन प्लैंक और सिलेंडर दोनों के टर्म में निकाला। F1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी, F की वैल्यू निकली, वहाँ से हमें F की वैल्यू दिया हुआ था जिससे एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक आ गया। और हमने एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर और प्लैंक के बीच रिलेशंस पहले ही निकाले थे, उस वैल्यू को रखा और आंसर निकल के आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना, नीचे एक प्लैंक और लगा देता है, तो घबराना बिल्कुल मत, उसका फ्रिक्शन उसके अपोजिट दे देना और उसका FBD बना देना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 क्वेश्चन मैंने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इन 5 को आप करोगे ना, आपका आधा चैप्टर ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। अगले सेशन में जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म होते हैं उस टाइप के और क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि आप अगर इतना प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना रुके। आप जाके PYQ लगाना है इन सब कॉन्सेप्ट पे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप ना कर पाओ। इस कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और आपने देखा होगा कि फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन, चाहे नीट हो या जेई हो, वो हमारे नोट से ही आए हुए हैं। आपको यकीन ना हो, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख लो। और मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए या फिजिक्स में पूरा नंबर चाहिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में 95% से ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, न कि थ्योरी। थ्योरी को अगर आपने क्वेश्चन में एप्लीकेशन करना सीख लिया तो आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप फिजिक्स हमसे स्टडी कर रहे हैं, ट्रस्ट करके पूरा देखिए। मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप एग्जाम देके निकलोगे, देख लेना ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नोट्स के बाहर आया हो। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, आप मुझे वीडियो के कमेंट में डालिए, या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। और जो कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, इसका PDF चाहिए तो लेक्चर खत्म होने के बाद ये सब मैं उस ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।